हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बीकाजी फूड्स स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 28-29% की डिस्काउंट पर अवेलेबल है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी गिरावटें आ चुकी हैं, सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक। तो क्या यहाँ पर हमें बाइंग करने की शुरुआत करनी चाहिए या फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट की चांसेज हैं? इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर कही जा रही है द कंपनीज प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड्स 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज: भुजिया, नमकीन, पैकेज्ड स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स एंड अदर स्नैक्स, विच primarily includes gift packs, frozen food, मठरी रेंज एंड कुकीज। इन FY23 कंपनी हैज 300 प्लस प्रोडक्ट बास्केट्स अंडर द बीकाजी ब्रांड। तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये FMCG सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। जिनके प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो ये कुछ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है और बीकाजी ब्रांड्स के नाम से अपने प्रोडक्ट्स को कंपनी बेचती है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनके? देखो, भुजिया, नमकीन, पैकेज्ड स्वीट्स, पापड़, फिर अदर स्नैक्स यहाँ पर हो गए। एंड अगर हम FY23 के अकॉर्डिंग बात करें तो 300 प्लस प्रोडक्ट्स इनके हैं। ठीक है, अभी FY25 में कुछ और भी प्रोडक्ट्स ऐड हुए होंगे नए। लाइक देखो, अभी बेकरी बिजनेस में भी कंपनी की एंट्री हुई है और डोमेस्टिक में तो अच्छी प्रेजेंस है ही। इस सेगमेंट में कंपनी की लीडरशिप है और इंटरनेशनल वाइज भी अच्छी खासी प्रेजेंस कंपनी की है। कंपनी इंटरनेशनल वाइज भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, बिजनेस देखा जाए तो बढ़िया है और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड जो है ये रहने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम फाइनेंशियल रेशियोज को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट कैप देखो 18,249 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 61.3 की, इंडस्ट्री पी 35.1 की। तो देखो दोस्तों, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो 1.55 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है। ROC 29.6%, ROE 24.7%, बढ़िया है। फिर यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 75% है और प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है, बढ़िया है। EPS है 11.9 रुपये की। करेंट प्राइस 728, 52 वीक हाई 1008 की और लो है 476 की। बुक वैल्यू 53.4 की एंड डेप्थ है 180 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.13 की। चलो बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो 120 करोड़ की है। डिविडेंड यील्ड 0.14%, फेस वैल्यू 1 रुपये की। तो फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ओवरऑल बढ़िया है। वैल्यूएशन यहाँ पर फिलहाल एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब देखो वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव ऐसे ही नहीं हो गई, कंपनी ने उस प्रकार से पास्ट में ग्रोथ भी दिखलाए हैं, तो इसी वजह से वैल्यूएशन जो है इनकी एक्सपेंसिव है, इतनी गिरावट के बावजूद भी। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करते हैं। सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। देखो, मार्च 2022 में 1611 करोड़, फिर 2023 में 1966 करोड़ हो गया, फिर 2024 में 2329 करोड़ और TTM में 2532 करोड़, बढ़िया है। फिर यहाँ पर देखो OPM की बात करें तो OPM भी बढ़ रही है कंपनी की, 9%, 11%, 17%, 17%, बढ़िया है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 76 करोड़, 136 करोड़, 263 करोड़ और 289 करोड़, बढ़िया है यहाँ पर भी। एंड उसी प्रकार से देखो EPS भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, 3.12, 5.5, 10.61 और 11.6 रुपये की। चलो ठीक है। एंड यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो ये भी बढ़िया देखने को मिल रही है, डबल डिजिट्स में है और अच्छे परसेंटेज में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, 21% एंड 23% पास्ट 3 ईयर्स एंड TTM में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर और भी बेहतरीन है, 43% एंड 61% पास्ट 3 ईयर्स एंड TTM में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। चलो ठीक है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 27% की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स की 18% एंड लास्ट ईयर की 24%, ठीक है। फिर यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। सितंबर के क्वार्टर में प्रोमोटर्स के द्वारा जो होल्डिंग्स हैं
वो हल्की फुल्की ट्रिम होते हुए देखने को मिली है। 75.1% से घटकर 74.98% की होल्डिंग हो चुकी है इनकी। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा भी हल्की सी ट्रिमिंग देखने को मिली है। 7.51% से घटकर 7.48% इनकी होल्डिंग हो चुकी है। फिर यहाँ पर डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के द्वारा भी ट्रिम देखने को मिली है। 13.32% से घटकर 12.78% की होल्डिंग हो चुकी है। देखो यहाँ पर इन तीनों ने बेचा है, ठीक है, प्रमोटर्स, एफआईआईज एंड डीआईएच। तो खरीदा किसने है? पब्लिक ने, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में 4.06% से बढ़कर 4.76% की हो चुकी है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही बड़ी गलत चीज़ हो गई, बहुत हम इसे नेगेटिवली तौर पे ले लें, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे अभी भी जो पब्लिक की होल्डिंग है ये तकरीबन 5% की है, और पब्लिक की होल्डिंग के कंपेरिजन में अभी भी इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है ये बेटर है, 7.48% और 12.78%, ठीक है। एंड साथ ही साथ प्रोमोटर्स की होल्डिंग की भी बात करें तो अभी भी बढ़िया है, ठीक है, अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें तो बढ़िया है। अगर कोई एफएमसीजी सेक्टर में स्मॉल कैप के साथ चलना चाहते हैं, हाई रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, तो वो इस स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं, ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं खुद भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। हाई रिस्क की स्टॉक है तो यहाँ पर उसी हिसाब से अमाउंट्स भी लगाने चाहिए, ऐसा ना हो कि जरूरत से ज़्यादा वेटेज दे दिया, ठीक है। एंड अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है इनके बिजनेस में कि एक लीडरशिप है भुजिया, नमकीन्स एंड पैकेज्ड फूड्स के सेगमेंट में, ठीक है, इंडिया के अंदर। साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रेजेंस भी कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बेकरी के बिजनेस में भी एंट्री हुई है। साथ ही साथ देखो गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी को पीएलआई स्कीम का भी फायदा मिला है। चलो अच्छी बात है। अब देखो सभी चीज़ों को समझने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है इस स्टॉक के अंदर, तो फिर अभी यहाँ पर कैसे डिस्काउंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले डिस्क्लेमर होगी कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो 52 वीक हाई की लेवल है, यहाँ से अभी तक तकरीबन 28-29% की करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है। यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 717 के अप्रोक्स, तो इसी सपोर्ट के आसपास है प्राइस अभी फिलहाल। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है 690 की। तो 717 से लेकर 690 की जो रेंज है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रेंज है। अगर ये जो सपोर्ट है ये टूटती है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो ये ध्यान में रखकर चलना। अभी देखो मार्केट की जो सिचुएशन है ये काफ़ी वीक है, काफ़ी सारे रीजंस की वजह से मार्केट में गिरावटें चल रही हैं। ओवरऑल पूरे बाजार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियोज में कि अभी बाजार में गिरावटें क्यों चल रही है, इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों चल रही है। तो देखो इसी प्रकार की चीज़ें अगर कंटिन्यू रहती है तो फिर इस शेयर पर भी उसी प्रकार से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई तो फिर ये जो सपोर्ट की लेवल है ये ब्रेक हो सकती है नीचे साइड में, तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ अभी देखो Q3 के अर्निंग्स एंड बजट कुछ दो इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर देखते हैं कैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर इन दोनों चीज़ों में पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है, लाइक Q3 के अर्निंग्स हैं वो अगर बढ़िया आते हैं तो फिर स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। बजट में अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है इस सेक्टर के ऊपर तो फिर यहाँ पर हम तेज़ी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर बढ़िया तेजी हम कब समझेंगे कि आ गई है, रिवर्सल हम कब समझेंगे कि आ गई है। देखो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, जिसे एक मिनट में फिर से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। ये जो ट्रेंड लाइन है इसे देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस जो है ये नीचे साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। अब देखो यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो फिर से ये रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा ट्रेंड लाइन। लेकिन यहाँ पर अगर इससे ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि शायद से अभी यहाँ पर रिकवरी जो है वो आ सकती है। लेकिन उसके पीछे रीजंस भी होने चाहिए, वैसे जैसा कि अभी हमने बोला Q3 के अर्निंग्स एंड बजट
तो इन दोनों चीज़ों में अगर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पर हम ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। ब्रेकआउट भी आती है तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस के लेवल्स ये बनेंगे, जो ये पीक है ये रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेंगे। फिर यहाँ पर देखो ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा 900 का लेवल। तो ये रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी ध्यान में रखकर चलना है। ये रेजिस्टेंस से अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है काफ़ी ज़्यादा तो वापस से अपने सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है स्टॉक। अगर कुछ थोड़े बहुत हुए कंसोलिडेशन हुए तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट के चांसेस भी बने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, अर्निंग्स अगर बढ़िया आती हैं, बजट में अगर बढ़िया सपोर्ट मिलती है तो फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि Q3 के जो अर्निंग्स हैं वो वीक आ सकते हैं और इस वजह से यहाँ पर सेलिंग पहले से ही कंटिन्यू चल रही थी, ठीक है। अभी तो बाजार में जो पैनिक माहौल बना उसका तो इम्पैक्ट दिखा है, लेकिन पहले से ही Q3 अर्निंग्स को लेकर जो गाइडेंस है वो थोड़ी वीक है मार्केट की, तो इस वजह से यहाँ पर सेलिंग चल रही थी, है ना। अब देखो वैल्यूएशन जो है स्टॉक की काफ़ी एक्सपेंसिव है। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो फिर यहाँ पर गिरावटें आ सकती है, ठीक है। जिस प्रकार की वैल्यूएशन है उस हिसाब से रिजल्ट्स भी बढ़िया आने चाहिए, तो फिर यहाँ पर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं, वीक देखने को मिलते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, तो फिर यहाँ पर हम गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैसे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि अभी हमने बोला कि तकरीबन 28-29% की डिस्काउंट अवेलेबल है। सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक, तो आप चाहो तो 690 से लेकर 717 की जो रेंज है यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत करके चल सकते हो। बल्क में बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चलेंगे, फिर अगर आगे चलकर गिरावटें कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना जैसा कि हमने बोला कि हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की स्टॉक है, तो सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि ऐड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज यहाँ पर दे दिया, तो इस गलती को करने से भी बचना है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 4 से 5% का ही एलोकेशन होने चाहिए ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर किसी ने हाई के लेवल्स पे खरीद रखा है और उनको अभी लॉसेज हो रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। देखो रिकमेंडेशन या एडवाइजरी तो नहीं है, लेकिन अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं क्या करता ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखो अगर यहाँ पर मैंने हाई के लेवल्स पे ज़्यादा अमाउंट्स नहीं लगाए हैं तो इधर मैं एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, एवरेजिंग करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी काफ़ी अमाउंट्स लगा दिए हैं तो फिर और यहाँ पर मैं ऐड ऑन करने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि एलोकेशन जो है इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं और ज़्यादा अमाउंट्स ऐड करने की कोशिश नहीं करूँगा अगर हमने हाई के लेवल्स पर ही ज़्यादा अमाउंट्स लगा रखे हैं तो, ठीक है। वैसे देखो हाई के लेवल्स पे खरीदारी तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भाई लोगों को लगता है कि यार फिर प्राइस आगे निकल जाएगा और फोमो में आकर इस प्रकार से बाइंग कर लेते हैं हाई के लेवल्स पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंट्रोल रखा करिए अपने इंद्रियों पर और थोड़ा सा पेशेंस के साथ चला करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाई के लेवल्स पे बाइंग किया है और अगर आपको इंटरेस्ट है इस स्टॉक में, विजन है लॉन्ग टर्म का, अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर भरोसा है तो ही यहाँ पर ऐड ऑन करने की कोशिशें कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी ठीक है, लेकिन हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो बीकाजी फूड्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।